के सामने मैं एक चीज बता दूं, जो भी आपने लैंग्वेज लियो, जैसे यहाँ पर हिंदी की बात करी जा रही है, तो आपके एग्जाम में हिंदी जो आती है आपकी 30 नंबर की हिंदी आती है। ये 30 नंबर दो पार्ट में आपका बटा होता है। पहले 15 नंबर में आपके एक गद्यांश या काव्यांश या मतलब दो पैराग्राफ आपके एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। वो पैराग्राफ करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं, वरना आप लोग उसकी प्रैक्टिस करना, ऑफलाइन पेपर होने लगा है अब तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और बाकी के जो 15 नंबर होते हैं, तो बाकी के नंबर 15 नंबर में आपकी पूछी जाती है पेडागोजी पूछी जाती है, जो मैं आप लोगों के लिए कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोग खुद से करोगे या मुझे मुझे पकड़ के करोगे, ठीक है, वो आप लोग सेलेक्ट कर लो। मुझे पता है एक भी ऐसा नहीं होगा जो नहीं कहेगा कि मैं खुद से कर लूंगा, ठीक है। तो 15 नंबर के जो आपके पैराग्राफ आ रहे हैं, इसके अंदर गद्यांश काव्यांश आ रहे हैं, उसकी तो आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। मैंने यूट्यूब पर एक तरीका बताया हुआ कि कैसे सोल्व करना होता है, तो उसको आप लोग यहाँ पर कर लेना, ठीक है। और पेडागोजी मैं आपके लिए कराता हूँ, ठीक। तो चलिए भाई शुरुआत कर लेते हैं। आज आपकी पहली क्लास है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कल मैंने सीडीपी की क्लास कराई थी आपके लिए, तो आप लोगों ने नहीं देखी तो जाके देख लेना। आज आपकी हिंदी की क्लास है, ठीक है। इस प्रकार से मेरी क्लासेस आप लोगों के लिए चलने वाली है, तो सभी क्लासेस मिलती रही, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिनको कोर्स लेना है और या सारा कंटेंट जिन लोगों को चाहिए, तो आप लोग मेरी प्ले स्टोर पर जाकर सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन से जाकर अपने कोर्स ले सकते हो, जहां पर अलग अलग सब्जेक्ट के आपको टीचर मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, एक टीचर के लिए चाहे कोई भी टीचर हो, सभी सब्जेक्ट पढ़ा पाना पॉसिबल नहीं होता, और ना ही मतलब उनको कंप्लीट करा पाना पॉसिबल होता है। कुछ सब्जेक्ट को कोई भी टीचर, या जैसे मैं भी कई सब्जेक्ट कंप्लीट करा देता हूं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर सोशल साइंस हो गया, बहुत बड़ा होता है, साइंस हो गया, बड़ा हो गया, संस्कृत की प्रैक्टिस हो गई, ठीक है। तो मतलब कुछ ऐसे सब्जेक्ट मतलब हो जाते हैं जिनको आपको या तो खुद से पढ़ सकते हो या कोर्स के माध्यम से पढ़ सकते हो। इसके अंदर आपको एनसीईआरटी मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट इसके अंदर मिल जाएंगे, और सभी टीचर पढ़ाते हुए इसके अंदर आपको मिलेंगे। तो ये सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन से आप लोग ले सकते हो, यहाँ पर ऑलरेडी आपकी क्लास स्टार्ट हो रखी है, ठीक है। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं। देखिए, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो या चाहे आपका पेपर सेकंड हो, दोनों के अंदर सेम ही आपकी लैंग्वेज आती है, यानी सेम ही आपकी हिंदी पूछी जाती है। तो आप लोग दोनों ही पेपर वाले इसको ध्यान से देखना, क्योंकि सेम कंसेप्ट आपके एग्जाम में आते हैं। बस कभी पर एक छोटा सा डिफरेंस होता है, कोई कोई क्वेश्चन एग्जामिनर प्राथमिक के हिसाब से, प्राइमरी के हिसाब से पूछ लेता है, कोई क्वेश्चन आपका सेकेंडरी यानी माध्यमिक के हिसाब से पूछ लेता है, वरना 99% आपका सिलेबस पैटर्न सब चीज सेम ही आपका, ठीक है। और वीडियो के एंड में मुझे बताना कि 30 में से आपका कितना स्कोर यहाँ पर देखने को बना है, ठीक है। और ये देख लेना, आपके एग्जाम में कई क्वेश्चन तो इस वाली वीडियो से ही आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं। आज यार बड़ी बढ़िया पीडीएफ बनी हुई है, ठीक है बड़ी रोमांचक तरीके से बनी हुई है। तो आपके सामने स्क्रीन पर आ गया पहला क्वेश्चन, तो चलिए पहले क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर नजर डाल लेते हैं, ठीक है जी। गुड इवनिंग, मैं ठीक हूँ, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया, पहले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग यहाँ पर नजर डाल लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है अंजलि, ठीक है। अंजलि वाली अपनी हाजिरी लगा दो भाई। अंजलि पटना से यानी बिहार से मुंबई ट्रांसफर होती है। वह विद्यालय में एक भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ती है, और जो उसके सहपाठियां होती है, उसकी सहेलियां होती है, या उसके दोस्त यार भी होते हैं, ठीक है, लड़के भी होते हैं, लड़के होती है, और आस पड़ोस के लोगों के साथ इंटरेक्ट करके, अंतःक्रिया करके वह मराठी सीखने की स्थिति में है। इस तथ्य से आपकी क्या समझ बन रही है? अब बताओ भाई, अंजलि ने यहां पर क्या काम करा। देखिए, आपके एग्जाम के अंदर बड़ा सदावारी आपका टॉपिक दिया रहता है। इस टॉपिक को मैं आपको बताता हूं, निपुण वाला। अभी मैं निपुण के साथ भी निपटूंगा, ठीक है, एक सेकंड को। देखिए, आपके एग्जाम में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने को मिलता है, जो आपके भाषा से संबंधित देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपके पूछे जाते हैं, एक तो भाषा का अधिग्रहण पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? एक तो भाषा अधिग्रहण पूछा जाता है, लैंग्वेज एक्विजिशन पूछा जाता है, और एक देखने को मिलता है आपका भाषा अधिगम देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? एक देखने को मिलता है आपका भाषा अधिगम देखने को मिलता है, यानी कि लैंग्वेज लर्निंग की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इसको अर्जन लिखो, सबसे फेमस वर्ड आपका अर्जन चलता है, ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन। देखिए, सिंपल सी चीज समझना, जो मैं आपको बता रहा हूं आपकी चीज समझ में आ जाएगी। पहले मेरे ऊपर ध्यान लगाओ, ठीक है। जब किसी भाषा को एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू अपने आप ही सीख लिया जाता है, यूं ही सीख लिया जाता है, तो वो होती है आपकी भाषा अर्जन। जैसे मेरी भाषा जो है, मातृभाषा मेरी हिंदी है, तो जो मेरी यहाँ पर मातृभाषा है, कौन सी? जो मेरी यहाँ पर मातृभाषा है, तो चाहे आप लोगों की जो भी मातृभाषा हो, किसी की हिंदी हो, मराठी हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, कुछ भी हो, तो इस भाषा को हमने अपने आप ही सीख लिया। कैसे सीखा? मैं यहाँ पर लिख देता हूं। जैसे मेरी मातृभाषा मान लीजिए हिंदी है, तो इस भाषा को मैंने अपने आप ही सीख लिया। कैसे सीखा? इसको सीखा मैंने अपने परिवार से, इसको मैंने सीखा अपने परिवार से। परिवार के अंदर हिंदी बोली जाती थी, तो मैंने क्या काम करा, आप लोगों ने क्या काम करा? जैसी भाषा हमारे घर के अंदर, परिवार के अंदर बोली जाती थी, उस भाषा का हमने क्या काम करा? उस भाषा का हमने करा अनुकरण। अनुकरण मतलब इमिटेशन, कॉपी करा। जैसी घर के अंदर भाषा बोलते थे, वैसे हम लोग अपना बोलना सीख गए, और कॉपी करके ये हमारी मातृभाषा आ गई। यानी कि एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, यानी एक प्राकृतिक रूप से। कैसे? एक प्राकृतिक रूप से हमने जो अपनी मातृभाषा होती है, या हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है, उसको अपने आप ही हम सीख लेते हैं, यूं ही सीख लेते हैं, बिना किसी एफर्ट के सीख लेते हैं। इसलिए जो आपकी भाषा अर्जन होती है, भाषा अर्जन आपकी कैसी होती है? सहज होती है। भाषा अर्जन आपकी स्वाभाविक होती है, और भाषा अर्जन आपकी कैसी होती है? सरल होती है। किसी को अपनी मदर टंग सीखने के अंदर कोई दिक्कत आई है क्या? अगर दिक्कत आई है तो हाथ खड़ा कर दो, ठीक है, और ऐसे हाथ काट लियो आज, जो अगर कोई खड़ा करे। मातृभाषा सीखने में किसको कोई दिक्कत आ जाएगी भाई? तो मातृभाषा सीखने में किसको दिक्कत नहीं आती, हम लोग कॉपी करके अपने आप ही सीख जाते हैं जब हम छोटे बच्चे रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको कह सकते हो, ये होती है आपकी पहली भाषा, ये होती है आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, जिसको आप लोग अपनी घर की भाषा भी कहते हो, ठीक है, जिसको आप लोग अपने घर की भाषा भी यहां पर कहते हो, ठीक है। ये आप लोग समझ गए, भाषा अर्जन यानी लैंग्वेज एक्विजिशन का, जब हम किसी लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं, ठीक है, उसको अर्जित करते हैं, ठीक। ये तो आप लोग समझ गए। अब बात करते हैं भाषा अधिगम की, बात करते हैं। अब हम लोगों ने अपनी मातृभाषा है, मेरी हिंदी मातृभाषा है, तो हमने पहले अपनी मातृभाषा हिंदी सीख ली। अगर मान लीजिए हमें कोई अन्य भाषा सीखनी हो, कोई भी दूसरी लैंग्वेज सीखनी हो, मान लीजिए आपका संस्कृत का मन करे, उर्दू का मन करे, पंजाबी का आपका मन करे। अब बहुत से बच्चों की यहाँ पर मदर टंग जो होगी, मातृभाषा यहाँ पर पंजाबी भी होगी, तो उनके लिए कोई दूसरी
भाषा, हिंदी उनके लिए दूसरी भाषा हो जाएगी, ठीक है। तो मान लीजिए मेरा मन है कि भाई मुझको इंग्लिश सीखनी है, मुझे यहाँ पर क्या सीखनी है, दूसरी भाषा सीखनी है। क्या, कौन सी सीखनी है, सेकंड लैंग्वेज सीखनी है, दूसरी भाषा सीखनी है। तो दूसरी भाषा मुझे सीखनी है यहाँ पर कौन सी, इंग्लिश मुझे दूसरी भाषा सीखनी है, ठीक है। आईओ भी आईओ इंग्लिश सीखना चाहोगे तो दूसरी भाषा को सीखने के लिए, अब दूसरी भाषा में अपने आप नहीं आएगी, दूसरी भाषा को सीखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, दूसरी भाषा को सीखने के लिए हमें इंग्लिश के टीचर की जरूरत पड़ेगी जो हमको भाषा सिखा सके, हमको इंग्लिश की किताबों की जरूरत पड़ेगी, हमको इंग्लिश के जो नियम होते हैं, जो इसके ग्रामर के रूल होते हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर दूसरी भाषा के लिए हमें यहाँ पर संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, जिन संसाधन के अंदर आपके टीचर, किताबें, नियम वगैरह सब चीज आ जाती है। इस भाषा को हम इनके माध्यम से सीखेंगे। यहाँ पर हम लोग मातृभाषा को अपने आप ही सीख गए, प्राकृतिक रूप से सीख गए, लेकिन यहाँ पर इसको सीखने के लिए हमको एफर्ट लगाना पड़ता है, ठीक है, प्रयास करना पड़ता है। तो ये कैसी होती है, ये भाषा होती है आपकी प्रयासपूर्ण होती है, ठीक है, प्रयास लगाना पड़ता है, और जटिल भी होती है। यानी कि ये भाषा जो होती है आपकी कठिन होती है। इंग्लिश को सीखने में एफर्ट लगाना पड़ता है, नहीं लगाना पड़ता, लगाना पड़ता है आपका एफर्ट, ठीक है। तो आप लोग सीख गए, और इसी भाषा को ये सीखा जाता है आप लोगों के, जब बच्चा स्कूल में जाता है तब इस भाषा को सीखता है। यानी कि ये भाषा हो जाती है आपकी औपचारिक भाषा हो जाती है। कैसी हो जाती है, औपचारिक भाषा हो जाती है, क्योंकि औपचारिक शिक्षा बच्चा स्कूल में जाकर अपनी ग्रहण करता है, ये औपचारिक भाषा हो जाती है। और ये भाषा हो जाती है आपकी अनौपचारिक हो जाती है। क्या हो जाती है, ये भाषा हो जाती है आपकी अनौपचारिक भाषा हो जाती है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के बारे में। जब किसी भाषा को प्राकृतिक रूप से अपने आप ही सीख लिया जाए तो आपकी भाषा अर्जन, और जब जिस भाषा को सीखने के लिए संसाधनों की जरूरत पड़े तो आपकी भाषा अधिगम होती है। अब आ जाते हैं अंजलि के ऊपर। आओ देखो अंजलि ने क्या काम करा। अंजलि ने यहां पर जो काम करा है उसके ऊपर नजर डालते हैं। एक सेकंड भाई, अच्छा ये चेंज हो गया। अब अंजलि ने यहां पर क्या काम करा है, अंजलि ने करा है कि पटना से जब मुंबई ट्रांसफर हुई तो स्कूल में एक भाषा के रूप में उसने इंग्लिश पढ़ी। यानी स्कूल में जो उसने भाषा पढ़ी वो कौन सी पढ़ी, इंग्लिश पढ़ी। तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी भाषा अधिगम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी भाषा अधिगम हो जाएगी, ठीक है। और अपने दोस्त यार के साथ, आस पड़ोस के लोगों के साथ इंटरेक्ट करके मराठी सीख ली, यानी प्राकृतिक रूप से सीख ली उसने। तो मराठी क्या हो जाएगी, मराठी हो जाएगी भाषा अर्जन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, भाषा अर्जन हो जाएगी। अब इस तथ्य से आपकी क्या राय बननी है, चलो भाई अपनी राय दो। दोनों भाषाओं का सीखना भाषा अर्जन है, जी नहीं, एक भाषा अर्जन है, एक भाषा अधिगम है। अंग्रेजी भाषा का सीखना भाषा अर्जन है, आगे पढ़ना ही नहीं है। इंग्लिश तो हमारी भाषा अधिगम है ना, ठीक है। अंग्रेजी भाषा का सीखना भाषा अधिगम है, बिल्कुल ठीक है। और मराठी भाषा का सीखना भाषा अर्जन है। थर्ड आंसर यहां पर आपका ठीक हो जाएगा। तो आई होप आप लोग इस भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के कंसेप्ट को समझे होंगे। ये सदाबहार है आपका, पहले भी पूछा जाता रहा है, अभी भी आपका पूछा जाता रहता है, ठीक है। तो 1 नंबर का आपके एग्जाम में आएगा। आई होप आप लोगों ने इसका आंसर लगा दिया होगा, ठीक है। थर्ड के साथ आप लोग जा रहे हो, तो चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा सामने आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, एक अध्यापक क्लास 5th के बच्चों को पढ़ाने का आनंद लेने, कैसे पढ़ने का आनंद लेने और जो कंसेप्ट यानी अवधारणा होती है उसकी बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए एक लंबा लेख पढ़ने के लिए कहता है। यानी यहां पर किसकी बात हो रही है, आनंदपूर्ण पढ़ने की बात हो रही है। बेटा आराम से पढ़ो, ठीक है। जॉयफुल लर्निंग की यहां पर बात हो रही है कि जैसे हम लोग बचपन में थे, तो भाई बचपन में मेरा पता है क्या मन करता था, जैसे मैं 5th क्लास में था तो बचपन में हम लोग पढ़ते थे, कॉमिक्स पढ़ते थे, ठीक है। तो वो आती थी डोगा की आती थी, नागराज की आती थी, ठीक है। तो इस प्रकार की कॉमिक्स आती थी। आई होप आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, ठीक है। जो 90s के जो किड है, ठीक है, बच्चे हैं 90s के, तो उन्होंने जरूर पढ़ा हुआ। तो हमें उसे कॉमिक्स को पढ़ने में बड़ा मजा आता था। मैं घर से पैसे लेकर जाता था और मैं पता नहीं कितनी पढ़ चुका था, ठीक है। चाचा चौधरी की पढ़ते थे हम लोग, तो इनको पढ़ने में हमें मन लगता था। अब जैसा आप लोग बड़े हो गए होंगे, ठीक है, मुझे लगता नहीं कोई पढ़ता होगा, कोई एक आधा ही होगा। किसका नोवेल पढ़ने का मन होगा, इसको क्यों पढ़ता है आदमी, अपनी संतुष्टि के लिए, अपने मजे के लिए पढ़ता है, इंटरेस्ट लेने के लिए यहाँ पर पढ़ता है। वही बात यहाँ पर एक टीचर एक बच्चे को ले रहा है कि बेटा अपने मजे के लिए पढ़े, ठीक है। कोई भी चीज मान लीजिए क्लास टीचर ने बच्चों को इस प्रकार की कोई किताब दे दी, कोई ऐसा टॉपिक दे दिया, तो यहाँ पर किस प्रकार का अभ्यास हो रहा है। देखिए अब मैं आपके सामने कुछ चीजें यहाँ पर डिस्कस कर देता हूं, आई होप आपकी समझ में आ जाएगी। ये आप लोग समझ गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पढ़ने की बात हो रही है। अब देखिए जो आपके बेसिकली जो आपके पठन होता है, पढ़ने के जो प्रकार के बारे में पूछा जाता है, तो आपके 4 प्रकार के पढ़ने के प्रकार आपके सामने दिए रहते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के पढ़ने के प्रकार है, नजर डाल लेते हैं। पहला होता है आपका स्किमिंग, पहला होता है आपका स्किमिंग, ठीक है। स्किमिंग का मतलब होता है सरसरी तौर पर पढ़ना, ठीक है। यानी सरसरी पठन आप लोग इसको कह सकते हो, ठीक है, सरसरी तौर पर पढ़ना, ठीक है। जैसे आप लोग जब एग्जाम का टाइम रहता है तो मैंने देखा है एग्जाम सेंटर के बाहर भी कुछ बच्चे जो है मेरे वाले या तो नोट्स लेकर बैठे रहते हैं, मेरी मैराथन देखते हैं, पेड क्लास जो भी देखते हैं, और सरसरी तौर पर पढ़ते जाते हैं जल्दी जल्दी, और वीडियो को बहुत आगे स्पीड में करके देखते हैं। जो अभी मेरी स्पीड चल रही है ना, मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हुआ नजर आऊंगा, क्यों, सरसरी तौर पर पढ़ते हैं कि बस मेन पढ़ के चले जाओ, हमारा एग्जाम काम हो जाए, ठीक है। तो ये होती है आपकी स्किमिंग होती है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें आपकी दूसरी होती है आपकी स्कैनिंग होती है। दूसरी होती है आपकी स्कैनिंग होती है, जब इसके अंदर बच्चा अपना बारीकी से पढ़ता है, यानी कि आपका बारीकी से पढ़ता है, इसके अंदर आपका ये हो जाता है, आपका स्कैनिंग हो जाती है, ठीक है। देखो नाम से पता चल रहा है स्कैन कर करके पढ़ता है, जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हो एक एक चीजों को स्कैन कर करके पढ़ रहे हो, ठीक है। तो दूसरी आपकी स्कैनिंग होगी। बाकी 2 बताओ अगर आपको पता हो तो। बाकी दूसरी लैंग्वेज में भी पूछी जाती है। एक होती है आपकी इंटेंसिव होती है, ठीक है, एक होती है आपकी इंटेंसिव होती है। इंटेंसिव होती है। इंटेंसिव का मतलब आपका क्या होता है, इंटेंसिव का मतलब आपका होता है कि जब यहां पर बच्चा गहन पठन करता है। क्या काम करता है, जब बच्चा यहां पर गहन रूप से पढ़ता है, ठीक है, ये पढ़ता है। और एक होती है आपकी एक्सटेंसिव होती है, एक होती है आपकी एक्सटेंसिव होती है, जब इसमें बच्चा जो होता है या कोई भी बड़ा होता है वो व्यापक रूप से पढ़ता है। कैसा होता है, व्यापक रूप से जो होता है वो पढ़ता है और मजे के लिए पढ़ता है, ठीक है।
तो मैंने कहा व्यापक रूप से पढ़ता है, मजे के लिए पढ़ता है, जॉयफुल लर्निंग करता है, ठीक है, इंटरेस्ट लेकर पढ़ता है, तो कौन सी हो जाएगी आपकी? व्यापक रूप से पढ़ना, यानी कि आपका विस्तृत पठन हो जाएगा, ठीक है, गहन पठन नहीं होगा आपका। जिग्सो पठन का मतलब है एक प्रकार की, जैसे जो पहेली के माध्यम से बच्चा पढ़ता है, क्या काम करता है, जैसे कोई बहुत बड़े सेंटेंस है, कोई बहुत बड़ा आपका चैप्टर है, उसको छोटे छोटे चैप्टर के अंदर आपका बांट लिया यहाँ पर, तो ये आपकी जिग्सो पठन हो जाएगी। तो इसकी बात तो इसने कही नहीं, साथी पठन भी नहीं है, तो आंसर इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा? आंसर इसके अंदर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। आई होप आप लोग फर्स्ट के साथ जा रहे होंगे, और ये इनको आप लोग देख लेना, स्किमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, ठीक है, सरसरी पठन, बारीकी पठन, गहन पठन, व्यापक या विस्तृत पठन, ठीक है। आई होप आपको पढ़ने के प्रकार समझ में आ गए होंगे, ये पढ़ने के प्रकार एग्जामिनर बहुत पूछता है। अगला क्वेश्चन देखे सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो को, अच्छा रेड दिख नहीं रहा सही से, चलो यार येलो कर लेता हूं, ठीक है, येलो कर लेता हूं, आज थोड़ी डिफरेंट टाइप की मतलब थीम बनी हुई है, तो मैं येलो कर लेता हूं, ठीक है। चलो भाई नजर डाल लेता हूं अगले क्वेश्चन के ऊपर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, अरे यार चल जा येलो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मैंने बताया था एनईपी 2020 को भाई नेट से जाना, एनईपी 2020 लिखना, इंग्लिश हिंदी दोनों के अंदर है, जाकर डाउनलोड कर लेना, आपको वहां से काफी चीजें देखने को मिलती है, पेपर के अंदर भी और किसी और एग्जाम के अंदर भी। अगर जिन बच्चों ने जैसे बैच वगैरह ले रखा है तो उनको वहां पर सारा वो मिल जाता है, बट मैं यूट्यूब पर भी इसको एक एक चीज जो इसके अंदर आपके एग्जाम की पूछी जाती है उसके माध्यम से करा रहा हूं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है उसके ऊपर नजर डालते हैं। पहला, बच्चों द्वारा जो सीखी जा रही 3 भाषाएं है उनमें से कम जो आपकी है 2 भाषाएं भारत की होनी चाहिए। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने क्या बात करता है, जो हमारा 3 लैंग्वेज फॉर्मूला चलता रहा है, जिसको आप लोग कहते हो त्रिभाषा सूत्र कहते हो, क्या कहते हो, जिसको आप लोग कहते हो त्रिभाषा सूत्र, यानी कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के अंदर क्या होता है, हमें स्कूल के अंदर बच्चों को 3 भाषाएं पढ़ानी जरूरी होती है। 3 भाषाओं में पहली जो भाषा हो जाती है सबसे महत्वपूर्ण होती है, वो होती है बच्चे की मातृभाषा। कौन सी होती है? वो होती है बच्चे की मातृभाषा होती है, यानी कि बच्चे की मदर टंग होती है, सबसे महत्वपूर्ण। यानी देखिए कोई भी आपकी जैसे मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात कर रहा हूं, पहली जो 68 में आई थी, फिर 86 में आई थी, फिर उसके अंदर अमेंडमेंट हुआ 92 में आई थी, फिर 2020 के अंदर आपकी सबसे बड़ा शिक्षा नीति देखने को मिली है। सभी ने जो मुख्य रूप से जो फोकस करा है, चाहे आप लोग एनसीएफ उठा लोगे, कुछ भी उठा लोगे, सभी ने मुख्य रूप से फोकस करा है बच्चे की मातृभाषा में, क्योंकि बच्चा अपनी मातृभाषा में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, सबसे ज्यादा चीजों को समझ पाता है, सबसे ज्यादा व्यक्त कर पाता है अपने विचारों को। तो पहली भाषा जो होगी बच्चे की होगी मातृभाषा। मान लीजिए जैसे मैं हूं, ठीक है, तो मेरी मातृभाषा कौन सी है? मेरी मातृभाषा यहां पर हिंदी है। कौन सी है? मेरी मातृभाषा यहां पर हिंदी है। अगर मैं दूसरे की बात करूं, अगर मेरी मातृभाषा हिंदी है तो दूसरी आपकी इंग्लिश रहेगी, और तीसरी कोई भी आपकी रीजनल लैंग्वेज हो जाएगी, जैसे मान लीजिए तमिल हो गई, कन्नड़ हो गई, मलयालम हो गई या मराठी हो गई, कोई भी ऐसी भाषा हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस प्रकार की आपकी 3 भाषाओं की बात करता है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, यानी कि त्रिभाषीय सूत्र। तो आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कहा है कि जो आपका 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है इसको आपको स्कूल के अंदर अप्लाई करना है, बट ध्यान रहे ये आपकी स्कूल की जिम्मेदारी है कि इस त्रिभाषा सूत्र को किसी के ऊपर थोपा ना जाए, या किसी स्टेट के ऊपर इसको थोपा ना जाए, ठीक है। तो किसी भी भाषा को, चाहे वो हिंदी भाषा हो, कोई भी भाषा हो, या चाहे कोई भी पॉलिसी हो, उसको थोपा नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको शायद बताओ कि जो शिक्षा का जो सब्जेक्ट होता है वो आपका समवर्ती सूची में शामिल है। मतलब समवर्ती सूची का मतलब है जहां पर स्टेट गवर्नमेंट और जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है मिलकर कोई चीज आगे बढ़ाती है, काम करती है। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई कानून बना दिया और स्टेट गवर्नमेंट उसको नहीं मानता, तो नहीं आपका इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है शिक्षा का जो विषय है वो आपका समवर्ती सूची के अंदर आ गया है, ठीक है, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है किसी स्टेट पर त्रिभाषा सूत्र को थोपा ना जाए, ये बात आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर कही हुई है, ठीक है। तो यहां पर देखो भाई 2 भाषाएं, कम से कम 2 भाषाएं भारत की होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है भाई। एक तो मेरी मातृभाषा हिंदी होगी और दूसरी यहां पर कोई रीजनल लैंग्वेज होगी। मान लीजिए यहां पर कोई साउथ का बच्चा है, या मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट से है कोई, आपका असम, मिजोरम, मेघालय वगैरह इधर से आपका कोई बच्चा है, तो उसकी यहां पर मदर टंग हो जाएगी, दूसरी उसकी इंग्लिश हो जाएगी या हिंदी हो जाएगी, और तीसरी इंग्लिश हो जाएगी, इस प्रकार से हो जाएगी। तो 3 भाषाओं की बात करता है, तो पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। बच्चों द्वारा सीखी जा रही 3 भाषाओं में से एक भारत की शास्त्रीय भाषा होनी चाहिए। अच्छा आंसर तो हमारा मिल गया इसके अंदर, लेकिन चलो ऑप्शन दूसरा पढ़ दिया। तो यहां पर बात हो रही है आपकी शास्त्रीय भाषाओं की, यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज की बात हो रही है। तो जो क्लासिकल लैंग्वेज होती है, शास्त्रीय भाषा होती है, कौन कौन सी शास्त्रीय भाषा है? तमिल हो गई, शास्त्रीय भाषा तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, और सीटेट के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन सेम एज इट इज उठाकर पूछ लिया, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है, ठीक है। तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, कन्नड़ हो गई, उसके अलावा मलयालम हो गई, उसके अलावा आपकी संस्कृत हो गई, और जो अभी आपकी बनी थी लेटेस्ट वो हो गई आपकी ओडिया हो गई, ठीक है। ये हमारी क्या है? ये हमारी क्लासिकल लैंग्वेज होती है, यानी कि हमारी सांस्कृतिक भाषा होती है। क्लासिकल लैंग्वेज यानी सांस्कृतिक भाषा यूं ही नहीं बन जाती अपने आप, इसको बनने का प्रोसीजर होता है। इन भाषाओं का कई सालों का इतिहास होना चाहिए, इनके कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ होने चाहिए, ठीक है, तब जाके मतलब क्लासिकल लैंग्वेज यानी शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलता है। तो ये हमारी शास्त्रीय भाषा होती है। कभी कभी एग्जामिनर ने सीधा भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन क्या हमारा तो पहले मिल गया था, तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर ठीक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा येलो वाले में चमक रहा है ना सही से, ठीक है। चलिए बढ़ते आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर नजर डाल लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। एक अध्यापक का मत है कि जो भाषा अधिगम होती है, लैंग्वेज लर्निंग होती है, उसके लिए सामाजिक अंतःक्रियाएं एक महत्वपूर्ण उद्दीपन है। ये तो भी वही वाली बात होगी भाषा अधिगम की, जो अंजलि जो है वो सीख जाती है। कौन सी सीखी थी? मराठी सीखी थी ना अंजलि ने, उससे पटना से जाके, ठीक है। तो वो महत्वपूर्ण उद्दीपन होती है। अपने इस मत के अनुसार एक अध्यापक जोड़ों और समूह में गतिविधियों का आयोजन करती है। उसका यह विचार किससे मिलता है? यानी जब बच्चा किसी भाषा को समाज से इंटरेक्ट करके सीख रहा है, तो ये बात किस मनोवैज्ञानिक ने यहां पर कही थी? चलो नजर डालते हैं। पहले प्याजे ने तो भाई भाषा को महत्वपूर्ण माना ही नहीं। क्या नहीं माना? भाषा को महत्वपूर्ण नहीं माना। प्याजे ने चिंतन को सबसे
सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना। इन्होंने यही कहा कि पहले आपका चिंतन ही आता है, भाषा पर ज्यादा इन्होंने कोई तवज्जो दिया भी नहीं। ठीक है, दूसरी बात करते हैं नोम चोम्स्की। नोम चोम्स्की ने कहा कि जो बच्चे की जो भाषा होती है, तो बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, बाई इननेट एबिलिटी होती है। मतलब बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होने के साथ ही भाषा सीखने की एबिलिटी के साथ पैदा होता है। अब क्या हो गया सर, हम भी ऐसे ही पैदा हुए थे? हाँ भाई, मैं भी और तुम लोग भी सभी ऐसे ही पैदा हुए। तो हमारे अंदर जो है भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता है। मतलब आप लोग चाहे बिल्कुल ही डफर हो, कितने ही गधे हो, लेकिन आपके अंदर भाषा सीखने की क्षमता थी, आप लोगों ने अपनी मातृभाषा सीख ली। वही बात आपके नोम चोम्स्की कह रहे हैं कि जैसे आपने जो अपनी मातृभाषा सीखी है, वो आप लोगों ने अपने आप जो सीख ली, ये आपके अंदर जन्मजात क्षमता थी। तो इन्होंने कहा कि हमारे माइंड के अंदर एक डिवाइस होता है, भगवान ने एक डिवाइस लगाया हुआ है, उस डिवाइस का नाम होता है आपका एलएडी। क्या डिवाइस का नाम होता है? एलएडी। एलएडी का मतलब होता है आपका लैंग्वेज, एलईडी का मतलब होता है आपका लैंग्वेज, ए का मतलब होता है आपका एक्विजिशन। अभी जस्ट मैंने आपको बताया एक्विजिशन यानी भाषा अर्जन के बारे में, और डी का मतलब तो डिवाइस ही होगा, ये तो आपको पता है। तो हमारे माइंड के अंदर, मस्तिष्क के अंदर एक डिवाइस होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र, जिससे हम किसी भाषा को एक्वायर कर लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं, जैसे हमने अपनी मातृभाषा को अर्जित यहाँ पर करा। ठीक है, इसी डिवाइस की हेल्प से हम जो भी भाषा होती है उसके यहाँ पर क्या काम कर जाते हैं, उसके व्याकरण, जो उसका ग्रामर है, उसकी नॉलेज हमको हो जाती है। यानी हम किसी भाषा के सार्वभौमिक व्याकरण की हमें यहाँ पर जानकारी हो जाती है। यानी यूनिवर्सल ग्रामर की बात कौन करता है? यूनिवर्सल ग्रामर की बात करते हैं आपके नोम चोम्स्की बात करते हैं। बट यहां पे जो क्वेश्चन पूछा, उसने पूछा सोसाइटी के अकॉर्डिंग अगर कोई बच्चा किसी भाषा को सीखता है, ठीक है, तो सोसाइटी के अकॉर्डिंग थोड़ी सीख रहा है, या तो बच्चा अपने आप ही सीख रहा है, पैदा होने की क्षमता के साथ आ रहा है बच्चा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं स्किनर की, बात करते हैं बीएफ स्किनर की बात करते हैं। तो बीएफ स्किनर ने कहा कि जो बच्चा भाषा सीखता है वो सिर्फ यहां पर कॉपी करके सीखता है। आप लोग एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, जिसको ये मेरा नेगेटिव टैग वर्ड है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ये वर्ड आपने सुना है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस के माध्यम से, चाहे ड्रिल एंड प्रैक्टिस लिख लो, चाहे इसकी जगह लिख लो आप लोग अनुकरण लिख लो, या इमिटेशन लिख लो, कॉपी कर लो। यानी जो बच्चा सीखता है वो भाषा को नकल करके, कॉपी करके सीखता है। ये स्टेटमेंट आपके बीएफ स्किनर का बनता है। अगले बच्चे आपके लेव वाइगोस्की, जिन्होंने दिया था आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जिसके अंदर इन्होंने तीन चीजों के ऊपर फोकस करा, समाज, संस्कृति, और तीसरा फोकस करा था इन्होंने भाषा के ऊपर। ठीक है, तो इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशियो कल्चरल थ्योरी, तो सोशियो कल्चरल थ्योरी के अंदर यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अंदर लेव वाइगोस्की ने कहा था कि जो बच्चा होता है वो किसी भी चीज को, चाहे भाषा हो, व्यवहार हो, कोई भी चीज सीखना हो, वो अपने समाज से इंटरेक्ट करके सीखता है। ठीक है, तो ये बात किसने कही थी कि जो अध्यापक जोड़ों में और समूह में वो गतिविधियां करा रहा है ताकि बच्चे आपस में अंतःक्रिया करके किसी भाषा को सीखते हैं, तो ये आपके लेव वाइगोस्की साहब है। आंसर नंबर 4 यहां पर आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है भैया, आपके एलईडी आप लोग यहां पर लिख रहे हो। तो चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास कह रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, ये रहा। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक शिक्षक शिक्षार्थियों के भाषा के कार्यों को एक फोल्डर में रखते हैं। जिन लोगों ने सीडीपी की क्लास देखी है उनको अभी तक आंसर भी मिल गया होगा। ठीक है, तो ये ऐसा एक फोल्डर बना होता है। तो भाषा से संबंधित जितने भी काम रखे होते हैं, ये इस प्रकार के क्या है, एक फोल्डर के अंदर रखे होते हैं कि भाषा, बच्चा किस प्रकार से भाषा को बोल रहा है, कहां पर अटक रहा है। मान लीजिए भाषा बच्चा कोई रोल प्ले कर रहा है, नाटक कर रहा है, तो वहां पर किस प्रकार से कम्युनिकेट कर रहा है, किस प्रकार से अपने विचार को व्यक्त कर रहा है, किस प्रकार से बच्चा भाषा को लिख रहा है। ठीक है, ये सभी एक फोल्डर के अंदर एक टीचर ने रख दिया। और बाद में जो स्टूडेंट है उसकी भाषा उपलब्धि, यानी जो भाषा का जो अचीवमेंट है, उसके आकलन के लिए कि बच्चे ने भाषा कितनी सीखी है, इसका भी तो आकलन करना है हमें, तो उसके आकलन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आकलन यानी असेसमेंट की यह स्ट्रेटेजी क्या कहलाती है वो आपको बताना है। तो देखो, आपको इसकी जो मैंने ड्राइंग बनाई है आपको समझ में आ गया होगा। ये इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आपका पोर्टफोलियो। इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आपका पोर्टफोलियो। इसको कहा जाता है पोर्टफोलियो। बेसिकली आपकी एक फाइल, ऐसा एक फोल्डर होता है जिसमें बच्चे से संबंधित सभी प्रकार के रिकॉर्ड रखे जाते हैं। इसमें तो खाली इसने एग्जामिनर ने भाषा से संबंधित रिकॉर्ड कहे, बट इस फोल्डर के अंदर बच्चे से संबंधित सभी प्रकार के रिकॉर्ड रखे जाते हैं। उसके स्कूल का जो भी टीचर रहता है वो बच्चे से संबंधित सभी रिकॉर्ड रखता है। बच्चे की क्या उपलब्धि है, भाषा की क्या उपलब्धि है, दूसरे काम किस प्रकार से कर रहा है, कोई कमी तो नहीं आगी सीखने के दौरान उसके, या किसी प्रकार की दुर्घटना तो नहीं होगी, मम्मी पापा क्या काम करते हैं, उसका क्या क्या परिस्थिति है, सभी इस फोल्डर में रखता है। जब ये बच्चा पास होकर अगली क्लास में जाता है तो अगली क्लास वाले टीचर को ये फाइल या फोल्डर दे देता है। अगली क्लास वाला टीचर इस फोल्डर को देखता है, अच्छा पूरे साल भर के दौरान बच्चे की जो उपलब्धि अचीवमेंट है वो इतने इतने। तो असेसमेंट करने का सबसे बढ़िया तरीका आपका क्या है, इसके अंदर माना जाता है पोर्टफोलियो। इसके अंदर एक वर्ड दिया हुआ है निदानात्मक परीक्षण। देखिए निदानात्मक, जिसको आप लोग कहते हो डायग्नोस्टिक, जिसको आप लोग क्या काम कहते हो, जिसको आप लोग कहते हो डायग्नोस्टिक। देखिए निदानात्मक का मतलब क्या होता है, डायग्नोस का क्या मतलब होता है, जैसे जिसका एक एग्जांपल मैं देता हूं जो फोर्थ फेमस हो गया है। डायग्नोस का क्या मतलब होता है, किसी समस्या की पहचान करना, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। क्या होता है, समस्या की पहचान करना। जिसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि जैसे कोई भी रोगी होता है, जब वो डॉक्टर के पास जाता है, तो जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले जो रोगी होता है उसको क्या काम करता है, उसको डायग्नोस करता है। डॉक्टर क्या काम करता है, रोगी को डायग्नोस करता है, समस्या की पहचान करता है। हाँ भाई बता क्या दिक्कत है तुझे, वो अपनी दिक्कत बताता है। ठीक है, कि सर ऐसे ऐसे दिक्कत है, एग्जाम नजदीक आ रहा है, पढ़ नहीं पा रहा हूं और दिमाग में सर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक काम कर, चल अपना कुछ सीटी स्कैन वगैरह करवा के ला, ये चीज करवा के ला, या उसकी कुछ रिपोर्ट ले लेता है या ऐसे जानकारी जुटा लेता है। ठीक है, तो समस्या की पहचान करी। समस्या की पहचान करने के बाद फिर जो डॉक्टर होता है वो क्या काम करता है, उपचार करता है। क्या काम करता है, उपचार करता है, जिसको उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से, ठीक है, उपचार कैसे करेगा कि सर में दर्द हो रहा है, पेपर नजदीक आ रहा है, क्या काम करूं, तो डॉक्टर पता है क्या कहेगा, एक पर्ची के ऊपर लिख देगा कि तुम पागल हो, यहां पर आयो, जाओ यूट्यूब पर जाकर सचिन सर की क्लास ले लो या उनके पेड बैच में सारे सब्जेक्ट पढ़ लो और जाओ, अपना तुम्हारा पेपर पास हो जाएगा। तो ऐसी दवाई लिखकर दे देगा जिससे बच्चे उसका क्या हो जाएगा, उसका उपचार हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जो आपका बच्चा होता है, बच्चा पढ़ने के दौरान जो भी गलती करता है तो टीचर उसको डायग्नोस करता है, समस्या की पहचान करता है कि बच्चा पढ़ने के दौरान
दौरान क्या क्या गलतियां कर रहा है, कहां समस्या उसको आ रही है। और कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको पढ़ने के दौरान समस्या ना आती हो। जब टीचर को बच्चे की समस्या का पता लग जाता है, फिर जो टीचर होता है उसको उपचारात्मक शिक्षण यानी कि उसको रिमीडियल टीचिंग देता है। रिमीडियल टीचिंग कैसे देगा? उसके लिए कुछ अलग अलग प्रकार के टीएलएमओ के माध्यम से उसको पढ़ा देगा। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं, जैसे मैं आपको स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हो जाएगा। नहीं नहीं, अगर मान लीजिए आपको मेरा एक तरीका पढ़ाने का समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको दूसरे तरीके से पढ़ाऊंगा, यानी जो मेरी यहाँ पर टीचिंग मेथड होगा उसके अंदर चेंज करूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार के मतलब तरीकों से वो बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण यहाँ पर देता है, ठीक है। अगला बात करते हैं उपाख्यानात्मक अभिलेख, जिसको बोला जाता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, जिसको बोला जाता है क्या बोला जाता है? एनेक्डोटल रिकॉर्ड बोला जाता है। इसमें भी बेसिकली बच्चे से जुड़े संबंधित सभी प्रकार के इसके अंदर भी रिकॉर्ड रखे जाते हैं। और आगे योगात्मक आकलन तो आपका वैसे भी नहीं होने सरा, ठीक है। तो आपका क्या बचेगा? आपका सिर्फ आपका पोर्टफोलियो आकलन है। आंसर नंबर 4 तो आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके ऊपर यहाँ पर नजर डालते हैं, ठीक है। यार 18 तो हो गए, 20,000 इसको करवा दो आप लोग, तो 20,000 पहली क्लास हमारी हो जाएगी, इस सीजन की हो जाएगी, ठीक है। वरना तो आप लोग रिकॉर्ड बनाते हो 70,000 के करीब लाइव पूछाते हो, तो हमारी हिंदी की पहली क्लास है, तो 20,000 आप लोग करा दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पाठ्य वस्तु के कठिन शब्दों के साथ व्यवहार करने के लिए जो भाषा की जो शिक्षिका है, पहले शब्दों को मातृभाषा में रूपांतरित करती है और फिर शिक्षार्थियों को उन्हें याद करने के लिए कहती है, वह यहां पर डैश का प्रयोग कर रही है, वो आपको बताना है। देखिए सिंपल सा, कोई भी कठिन शब्द है, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं कि आर यू स्टूपिड, ठीक है, तो आप में से कुछ बच्चे सोचेंगे यार ये क्या कहा सर ने, स्टूपिड का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो इस सर ने क्या लिखा कि स्टूपिड का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपके कुछ बच्चों के लिए यहाँ पर मुश्किल शब्द है, तो मैंने यहाँ पर बता दिया, टीचर ने क्या बताया कि स्टूपिड का मतलब होता है बुद्धू या बेवकूफ लिख लो, ठीक है, बेवकूफ लिख लो कि स्टूपिड का मतलब है बेवकूफ। यानी मैं आपसे कह रहा हूं कि आर यू स्टूपिड, क्या आप स्टूपिड हो, बेवकूफ हो। तो मैंने क्या काम कर दिया, मैंने आपका जो मुश्किल शब्द था उसके पहले शब्दों को मातृभाषा में रूपांतरित कर दिया। तो ये तो मातृभाषा है हमारी, जिसके अंदर मैंने अपने रूपांतरित कर दिया। और फिर शिक्षार्थियों ने याद करने के लिए कहा कि अब इसको याद करते जाओ, बोलो कि आई एम स्टूपिड, आई एम स्टूपिड, ऐसा 10 बार बोलो, कमेंट भी करो, कमेंट में लिखो कि सर हम स्टूपिड है, सर हम स्टूपिड है, ठीक है। अब यहां पर मैं हो गया चाहे टीचर होगा, वो क्या काम कर रहा है, देखिए एक आपका मेथड होता है जिस मेथड को कहा जाता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जिस मेथड को कहा जाता है आपका ग्रामर, 10 बार लिखो जल्दी कमेंट बॉक्स में, आई एम स्टूपिड, नहीं सर हम स्टूपिड है, ठीक है, जल्दी लिखो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। जैसे आप 10 बार लिखोगे ना, ये आंसर अपने आप ही ठीक हो जाएगा, स्क्रीन पर अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यानी कि व्याकरण अनुवाद विधि, यानी व्याकरण अनुवाद विधि के अंदर क्या होता है, जिसमें अगर मान लीजिए हमें कोई भी दूसरी भाषा सीखनी है, मान लीजिए मैंने इंग्लिश का वर्ड लिखा है, स्टूपिड लिखा है, तो हमें जब भी कोई दूसरी भाषा सीखनी होती है, तो दूसरी भाषा को सीखने के लिए हम यहां पर जैसे मैं लिख देता हूं दूसरी भाषा इंग्लिश, तो दूसरी भाषा को सीखने के लिए इस मेथड के अंदर जो टीचर होता है सबसे पहले हम उसके व्याकरण यानी कि ग्रामर के बारे में पढ़ाता है, किसके? व्याकरण यानी कि ग्रामर के बारे में यहां पर पढ़ाता है, ठीक है। कोई नहीं लिख रहा है यहां पर, ठीक है। लिखा है, कौन कौन है बेवकूफ? अच्छा सनाया ने लिखा है, आई एम स्टूपिड लाइन लग गई, राम ने लिखा है, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। तो यहां पर दूसरी भाषा को सीखने के लिए पहले टीचर उसके व्याकरण के बारे में बताता है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश स्पीकिंग के लिए चले गए और जिस कोचिंग के अंदर गए, जिस टीचर के पास गए, उसने क्या काम करा कि भाई एक काम कर, पहले टेंस सीख ले, फिर वर्ब के बारे में बता, मतलब आपको ग्रामर के बारे में बताने लग गया, ठीक है। और उसने एक बात कह दी कि भाई एक बात और बता रहा हूं, मेरी कोचिंग के अंदर सिर्फ पढ़ना और लिखना है, आपको बोलने की इजाजत नहीं दूंगा मैं। क्या काम कर रहा है? पढ़ना और लिखना है, यानी कि पढ़ना और लिखना है आपका, लेकिन मैं बोलने की इजाजत नहीं दूंगा। किसकी? बोलने की इजाजत नहीं दूंगा, और पूरा फोकस रखूंगा व्याकरण यानी कि ग्रामर के ऊपर, पूरा फोकस रखूंगा। तो वो टीचर कैसे हो गया? पुराना टीचर हो गया ना। इस टाइप के टीचर आजकल कहां चल रहे हैं, कोई बेचारे का एडमिशन भी नहीं लेगा। तो बेसिकली जो आपकी व्याकरण अनुवाद विधि है, इसलिए इसको प्राचीन विधि के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्योंकि यार मुझे सिंपल से एक बात बताओ, जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो, यार जब तक हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, तो हमको कोई भाषा कैसे आएगी? कितने भी पढ़ लो, कितने भी लिख लो, भाषा नहीं आएगी जब तक हम बोलते नहीं है। और दूसरी बात, अगला यार हमें टीचर पहले ग्रामर सिखा रहा है, और दूसरी बात यहाँ पर मातृभाषा में पहले इंग्लिश है, पहले अपनी मातृभाषा में उसको कन्वर्ट करो, फिर जाके समझो, फिर जाके कुछ बोलो, ऐसे थोड़ी आती है। तो ये आपकी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होती है, जिसमें जो टीचर होता है, जिसमें जो पढ़ाने वाला होता है, वो यहाँ पर किसका सहारा लेता है? वो यहाँ पर सहारा लेता है मातृभाषा का सहारा लेता है। किसका? मातृभाषा का, बच्चे की मदर टंग का यहाँ पर यूज करता है, बच्चे की मातृभाषा का सहारा लेता है, जिसके ऊपर व्याकरण पर ज्यादा फोकस करता है और पढ़ने लिखने पर फोकस करता है, बोलने को मना करता है। अच्छा मैंने क्रॉस नहीं लगाया, बोलने को मना करता है। तो ये हो गया आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यानी कि व्याकरण अनुवाद विधि। अब ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से बढ़िया एक और मेथड आपके सामने आता है, प्रत्यक्ष विधि आपकी, जिसको बोला जाता है आपका डायरेक्ट मेथड। इसको नाम से आपको समझ में आ रहा है ना, डायरेक्ट मेथड, मतलब सीधा डायरेक्ट सीखो, ठीक है। कैसा सीखो? सीधा डायरेक्ट सीखो। एक मेरा हमारा दोस्त है, मतलब ठीक है, तो इसी साइड में रहता है, यहाँ पर एक मतलब उनकी जगह रहती है लोनी, तो पर बोलता सीधा सीधा सीखो यानी सीधे सीखो अगर किसी भी भाषा को सीखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए हमें कोई दूसरी भाषा सीखनी है, इंग्लिश हमें दूसरी भाषा सीखनी है, तो कैसी सीखनी है? सूदी सूदी सीखनी है, यानी सीधी सीखनी है। ना तो हमें यहाँ पर मदर टंग की जरूरत पड़ेगी, ना तो हमें मातृभाषा की जरूरत पड़ेगी, ना हमें यहाँ पर व्याकरण की जरूरत पड़ेगी। कैसे सीखना है? सूधा सूधा सीखना है, सीधा। उसका तरीका पता है क्या है सबसे बढ़िया? इंग्लिश के एक दो अपने दोस्त पकड़ लो जो इंग्लिश बोलते हो, या फिर फेसबुक पे एक दो दोस्त बना लो दूसरी फॉरेन कंट्री के, ठीक है। वहां पर आपको क्या काम कर रहा है? लिखकर उनसे चैटिंग नहीं करनी। अगर लिखकर चैटिंग करोगे तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यानी कि व्याकरण अनुवाद विधि, आपको बोलना है, यार अपना नंबर दे दे, बात करनी है बस, ठीक है, फ्री में बात करते जाओ, आपको इंग्लिश बोलनी आ जाएगी। अब यहां पर आपकी मातृभाषा की जरूरत पड़ रही है,
डायरेक्ट मेथड में नहीं जरूरत पड़ी ना, जिससे आप बात कर रहे हो अंग्रेज से, उसको खुद ही नहीं पता हमारी मातृभाषा हिंदी के बारे में, तो समझेगा क्या? ठीक है, तो ये मेथड होता है आपका डायरेक्ट मेथड, यानी कि आपकी प्रत्यक्ष विधि। अब ये प्रत्यक्ष विधि के अंदर जो वो व्यक्ति होता है, बच्चा होता है, वो चीजें सीख तो लेता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग होते हैं, जैसे रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, जो कोई टूरिस्ट आता है तो थोड़ी बहुत बोल लेते हैं, वो इंग्लिश को बोल लेते हैं, यू गो गो, ठीक है, प्लीज सिट डाउन सिट डाउन, ठीक है, वाट मनी वाट मनी इस तरीके से थोड़ी बहुत इंग्लिश वो सीख लेते हैं डायरेक्ट मेथड के नाम से। लेकिन डायरेक्ट मेथड इतना कारगर आपका नहीं है, इसलिए डायरेक्ट मेथड की कमियों से बचाने के लिए या इसकी कमियों को समाधान के लिए एक और मेथड आया आपका, वो था आपका संरचनात्मक आपका मेथड, यानी जिसको आपका स्ट्रक्चरल मेथड कहा जाता है, जिसमें किसी भाषा को हम एक स्ट्रक्चर वे के अंदर सीखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें थोड़ी बहुत ग्रामर की भी नॉलेज होनी चाहिए, तभी हमको पता चलेगा कि एग्जैक्ट इजारम कहां लगाने, टेंस कहां यूज करना है, और यहां पर बोला भी जाता है इस वाली भाषा के लिए। तो यहां पर जो प्रत्यक्ष विधि की जो कमी रह गई थी, उसकी भरपाई के लिए आया आपका संरचनात्मक उपागम, यानी कि आपका स्ट्रक्चरल मेथड है। तीन मेथड बड़े महत्वपूर्ण है जो आपकी लैंग्वेज के अंदर, तीनों मेथड आते हैं, मैंने आपको तीनों बता दिए। लेकिन यहां पर वो किसकी बात कर रहा है कि जो मातृभाषा में रूपांतरित की बात कर रहा है, तो आंसर आपका व्याकरण अनुवाद विधि, यानी कि आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर, अरे वाह बड़ा सा क्वेश्चन है, इसके ऊपर यहां पर नजर डालते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जा रहा है, जब से पेपर आपके ऑनलाइन हुए थे तब से पूछा जा रहा है। ठीक है, अच्छा स्क्रीन पर आ रहा है पूरा, थोड़ा नीचे करो। चलो देखो, आप देखिए क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन कहता है कोड मिश्रण, यानी यहां पर बात हो रही है कोड मिक्सचर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? यहां पर बात हो रही है आपके कोड मिक्सचर की, यहां पर बात हो रही है। और कोड परिवर्तन, कोड परिवर्तन का मतलब है आपका कोड स्विचिंग। क्या मतलब है आपका? इसका मतलब है आपका कोड स्विचिंग। ठीक है, कोड स्विचिंग। देखिए ये दो वर्ड महत्वपूर्ण जो टर्म होते हैं, क्या मतलब होता है कोड मिक्सचर और कोड स्विचिंग का, आपको समझना है। अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर कोड मिक्सचर की बात कर रहा हूं, तो कोड मिक्सचर यानी जो कोड का मतलब क्या है, जो भाषा, जो शब्द, जब यहां पर उनका आपस में किसी दो भाषाओं का यहां पर मिक्सचर हो जाता है। जैसे अगर मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं, एंड आई होप आप लोग जितनी भी चीजें है उसको यहां पर समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, एंड जो भी आपको यहां पर तरीका ठीक लगे, सो यू कैन अप्लाई नाउ। ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या काम करा, मैंने अपने यहां पर हिंदी भी बोली और यहां पर क्या बोली, इंग्लिश बोली। तो मैंने दो भाषाओं का यहां पर क्या काम कर दिया, दो भाषाओं का यहां पर मिक्सचर कर दिया। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर फिर भी आप समझ नहीं पा रहे हो तो देन यू आर फुल। ठीक है तो मैंने यहां पर दो भाषाओं का मिक्सचर कर दिया, तो ये होता है कोड मिश्रण होता है। ठीक है, इसको आप लोग समझ गए। लेकिन कोड अगर स्विचिंग की बात करें, अगर बात करें कोड स्विचिंग की बात करें, कोड स्विचिंग का मतलब है जब कोई पर्टिकुलर एक भाषा में बोलते बोलते किसी यहां पर दूसरी भाषा में ट्रांसफर हो जाता है। किसमें? दूसरी भाषा में यहां पर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि जितने भी आप लोग बच्चे हो, यू आर वेरी स्वीट। ठीक है, एंड आई थिंक यू विल योर सीट एट एग्जाम, मतलब कितने नंबर बताओ, 140 ही बता देता हूं। तो मैंने क्या काम करा, हिंदी में बोलते बोलते इंग्लिश में ट्रांसफर कर दिया। किससे? हिंदी में बोलते बोलते इंग्लिश में यहां पर ट्रांसफर कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, कोड को मैंने स्विच कर दिया, भाषा को मैंने स्विच कर दिया, यानी उसका परिवर्तन कर दिया। तो ये आपका कोड परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसके ऑप्शन की बात करूं, तो इसके ऑप्शन के ऊपर सीधा मैं आ जाता हूं, जल्दी जल्दी पढ़ के, सारे पढ़ने में तो टाइम लगेगा। ठीक है, ये देखिए तीसरा कोड मिश्रण, यानी कि कोड मिक्सचर वह है जब कोई एक ही वार्तालाप में एक भाषा से कोई एक शब्द या वाक्यांश तथा दूसरा शब्द या वाक्यांश दूसरी भाषा से बोलता है। जैसे मैंने हिंदी इंग्लिश बोला, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड मी। ठीक है तो ये क्या हो गया, कोड मिक्सचर हो गया। ये बात बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद जबकि कोड परिवर्तन, यानी कि कोड आपका स्विचिंग, वह है जब कोई दो या दो से अधिक भाषाओं का विकल्प के रूप में इस्तेमाल करता है। जैसे मैंने हिंदी की जगह विकल्प के रूप में इंग्लिश यहां पर बोलना स्टार्ट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका कोड परिवर्तन यानी कि आपका कोड स्विचिंग हो जाएगा। तो आंसर इसके अंदर आपका थर्ड आंसर यहां पर ठीक हो जाएगा। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। ठीक है, कोड मिक्सचर और कोड स्विचिंग के बारे में जो बात मैंने यहां पर आपको बताई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, इसके ऊपर यहां पर नजर डालते हैं। ठीक है, बहुत सही स्पीड से आप लोग यहां पर जा रहे हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पढ़ाई इंसान का वो सच्चा मित्र होती है जो भविष्य में जहां पर भी हो जरूरत को साथ दे देती है। अंजलि कुमार, ये जितने जितने शेर और शायरी मारते हैं ना, मैं भी देखता हूँ चैनल के नीचे शेर और शायरी मारते हैं, ये अपने यूट्यूब चैनल को बढ़ाने के लिए मारते हैं। ठीक है, दूसरा बच्चा देखता है वाह क्या शेर और शायरी है, और कोई लड़की मारती है तो उस पर ऐसे टूटते एकदम, जैसे पता नहीं क्या मतलब बात हो गई हो। इन्हें ब्लॉक मारियो सारों को सारों जो ये शायरी मारते हैं। ठीक है, इनके चक्कर में बाकी बच्चों का उन्नास हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो सामने आपकी स्क्रीन पर, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जब बेटा जॉब नहीं मिलेगी ना, और जब ताने मिलेंगे, शेर भी अलग पड़ा होगा, शायरी भी अलग पड़ी होगी। ठीक है, फिर उनको इकट्ठे करते रहना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा यानी स्कूल की शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ करते हैं। बिल्कुल ठीक करते हैं, जैसे मैंने हिंदी में करा, किसी ने तमिल में करा होगा, किसी ने मराठी के अंदर करा होगा, किसी ने असमिया के अंदर कर दिया होगा। ठीक है, ये बात ठीक है। और आगे जाके कम से कम दो और भाषाएं वो पढ़ते हैं। ठीक है भाई, कम से कम दो भाषाएं, कम से कम दो कह दी इसने। जैसा मान लीजिए किसी ने यहाँ पर इंग्लिश पढ़ ली, ठीक है, किसी ने यहाँ पर इंग्लिश पढ़ी, और इंग्लिश के अलावा मान लीजिए कोई यहाँ पर पंजाबी पढ़ लेता है। ठीक है, पंजाबी पढ़ लेता है। ठीक है, कोई यहाँ पर फ्रेंच पढ़ लेता है। ठीक है, जैसे जर्मनी, फ्रेंच, कोरियन, कोई भी मतलब लैंग्वेज है उसको यहाँ पर पढ़ लेता है। इसे क्या कहा जाएगा, त्रिभाषा सूत्र? जी नहीं, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, जिसके अंदर स्कूल के अंदर तीन भाषाएं पढ़ाई जाती है। पहली मदर टंग जरूर होती है, लेकिन उसके बाद जो आपकी दो लैंग्वेज की यहाँ पर बात कर रहा है, तो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला नहीं होगा। इसको कहा जाता है आपका मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद। पहले बात हो रही है बच्चे की मातृभाषा की। अगर मैं बात करूं आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 की बात करूं, तो एनईपी 2020 ने कहा कि कम से कम 5th क्लास और इससे भी ज्यादा हो सके तो कम से कम 8 क्लास तक जो बच्चों की शिक्षा का जो माध्यम होना चाहिए वो उनकी मातृभाषा में होना चाहिए। यानी क्लास 8 तक बच्चों की शिक्षण का माध्यम कैसा रहेगा, उसकी मातृभाषा में, क्योंकि बच्चा जब स्कूल में जाकर अपनी शिक्षा को ग्रहण कर रहा है तो अपनी मातृभाषा में यहां पर बच्चा उसको ग्रहण करता है। ठीक है,
तो आप लोग समझ गए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने मातृभाषा को कितना महत्वपूर्ण माना है। सभी शिक्षा नीतियों ने इसको बड़ा महत्वपूर्ण माना है। जिस भी मैं आर्टिकल की बात करूं, इनसे 2005 की बात करूं, राइट टू एजुकेशन की बात करूं, ठीक है, या पर्टिकुलर जो आयोग की बात करूं, सभी ने बच्चों की मातृभाषा को महत्वपूर्ण माना है। अब मैं बात करता हूं आपके बहुभाषावाद यानी मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करता हूं। मल्टीलिंगुअलिज्म यानी कि बहुभाषावाद। बहुभाषावाद मतलब कई सारी भाषाओं की जहां पर बात हो रही हो, तो ये आपका बहुभाषावादी की बात करता है। जैसे हमारे देश के अंदर अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, ठीक है, जैसे आप लोग पढ़ते हो जो हमारी 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाओं की यहां पर बात करता है, तो अलग अलग भाषा है, यानी हमारा देश कैसा है, बहुभाषावादी देश हमारा, ठीक है, अलग अलग भाषा हमारे देश के अंदर बोली जाती है। ठीक उसी प्रकार से जो आपको क्लासरूम मिलेगा, उस क्लासरूम के अंदर भी आपको अलग अलग भाषा वाले बच्चे देखने को मिलेंगे। कोई हिंदी बोलता हुआ मिलेगा, पंजाबी मिलेगा, तमिल मिलेगा, कन्नड़ मिलेगा, मराठी मिलेगा, असमिया मिलेगा, अलग अलग भाषा वाले बच्चे आपको अपनी क्लासरूम के अंदर देखने को मिलेंगे। खासकर अगर आपकी केवीएस के अंदर जॉब लग जाती है तो सबसे बढ़िया एनवायरमेंट तब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मुझे सिंपल सी एक बात होती है, जितने भी आप लोग यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, ये जो हमारी बहुभाषिकता है हमारे देश की बात करें या जो हमें क्लासरूम की बात की जाती है, क्या ये एक प्रॉब्लम के रूप में देखी जाती है या आपके एक रिसोर्स यानी संसाधन के रूप में देखी जाती है? देखिए, आपको ध्यान रखना है, बहुभाषावाद को आपको किसके अंदर रखना है, इसको हमेशा आपको एक संसाधन के रूप में रखना है। कभी भी इस बात को प्रॉब्लम नहीं मानना। प्रॉब्लम क्यों नहीं मानना, यार मुझे तो हिंदी आती है, ये अलग अलग भाषा के बच्चे बोल रहे हैं, उनको चुपचाप बैठा दो, चलो भाई नीचे बैठो, तुम हिंदी नहीं आती ज्यादा मत बोलो क्योंकि तुम्हारे टीचर को समझ में नहीं आने की, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी इसको प्रॉब्लम नहीं मानना, इसको हमेशा एक संसाधन के रूप में आपको मानना है जो बहुभाषावाद होते हैं। अब क्यों मानना है, जरा मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। देखिए, अलग अलग भाषाओं के बच्चे हैं, जब अलग अलग भाषाओं के यहाँ पर बच्चे, तो उन भाषाओं का यहाँ पर आदान प्रदान हो रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रही है, उनकी दूसरी भाषा में भी यहाँ पर वृद्धि हो रही है, दूसरी भाषा में भी यहाँ पर बच्चा जानने लग जाता है। आपका कोई स्कूल था जिसमें आप लोग पढ़े थे, ठीक है, उस स्कूल के अंदर आपने देखा होगा कि और दूसरी भाषाएं बोलने वाले भी बच्चे आपको मिले होंगे, तो कुछ ना कुछ शब्द तो आपको याद हो गए होंगे ना। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास के अंदर कोई पंजाबी बोलता होगा बच्चा, तो आपको ध्यान होगा पंजाबी के अंदर कोई मीनिंग होगा, जैसे बोलते हैं नीचे जाने को थल्ले थल्ले, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, ठीक है। तो दूसरी भाषाओं में भी बच्चे की यहाँ पर वृद्धि होना शुरू हो जाती है। इसके साथ में बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि हो जाती है। किसमें हो जाती है, शब्द भंडार में, बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि हो जाती है। जैसे मैंने कहा थल्ले थल्ले, ठीक है, पंजाबी लैंग्वेज बहुत बढ़िया लगती है मुझे, ठीक है, तो शब्द भंडार में बच्चे की वृद्धि हो जाती है। उसके अलावा एक और पॉइंट जो एग्जामिनर आपसे सीटेट के एग्जाम में पूछता है, जो भी भाषा होती है वो भाषा बच्चे की किससे जुड़ी होती है, वो भाषा बच्चे की संस्कृति यानी कि उसके कल्चर से जुड़ी होती है। ये बात आपको पता है, ठीक है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, जब भाषा का आदान प्रदान होगा तो कल्चर का आदान प्रदान नहीं होगा, बिल्कुल, कल्चर यानी संस्कृति का भी आदान प्रदान होगा। और जब संस्कृति का आदान प्रदान होगा ना, तो बच्चे एक दूसरे की संस्कृति का यहाँ पर सम्मान भी करेंगे, ठीक है। तो बहुभाषावाद के माध्यम से क्या काम करेंगे, बच्चे एक दूसरे के कल्चर यानी कि संस्कृति का सम्मान भी करेंगे। फिर बच्चा ये नहीं सोचेगा भाई मैं हिंदी बोल रहा हूं तो मेरी संस्कृति बेस्ट है, मेरा धर्म बेस्ट है, अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर पंजाबी बोल रहा हूं तो मेरी यहाँ पर बेस्ट है। सभी बच्चे फिर आपस में एक दूसरे की भाषाओं के साथ साथ उनकी संस्कृति का भी सम्मान करेंगे। इसलिए मैंने कहा एक संसाधन के रूप में मानी जाती है, प्रॉब्लम नहीं मानी जाती। ये आप लोग समझ गए। तो ये बात हो रही है आपके मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद की बात हो रही है कि बच्चा स्कूल में जाकर सबसे पहले अपनी मातृभाषा में अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करता है और उसके बाद वो अलग अलग भाषाएं सीखता है, जिसको मैंने कहा बहुभाषावाद करता है। तो आंसर नंबर सेकंड आपका यहां पर ठीक हो जाएगा। आई होप आप लोग भी सेकंड के साथ यहां पर जा रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में ये पूछा जा रहा है, बार बार रिपीट होता जा रहा है। ध्यान से देखना इस वाले क्वेश्चन को, इससे कई सारी चीजें आपकी यहां पर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामने आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि लिखना सीखने के लिए शिक्षार्थी कई चरणों से गुजरता है, इसे क्या कहेंगे। देखो सिंपल से एक बात देखना, मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूं, आई होप आप लोग इसको ध्यान से समझोगे। एक नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में मुझे पूरी उम्मीद है 99.9% यहां से टकराएगा। देखिए अगर मैं यहां पर भाषा के कौशल की बात कर रहा हूं, अब पहले आते थे बेकार से क्वेश्चन, कैसे ये आते थे पहले बेकार क्वेश्चन। बेकार क्वेश्चन में इसलिए क्यों कह रहा हूं, बेकार क्वेश्चन में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बड़े आसान आसान से क्वेश्चन है। इसलिए मैंने कहा ना, अब पेपर का देखो पैटर्न कैसे बदला है। अब आपको यकीन होगा कि पहले के पैटर्न में अब के पैटर्न में क्या चेंज हुआ है और क्या मतलब क्वेश्चन का लेवल पूछा जाता है। भाषा कौशल, जिसके माध्यम से बच्चा भाषा के माध्यम चीजों को सीखता है, विचार को ग्रहण करता है, वो होते हैं भाषा के कौशल, ठीक है, यानी भाषा सीखता है बच्चा। यहां पर भाषा के कौशलों की बात करें तो चार सबसे ज्यादा फेमस आपके कौशल होते हैं। एक तो होता है आपका सुनना, एक होता है आपका सुनना, एक होता है आपका बोलना, एक होता है आपका पढ़ना और एक होता है आपका लिखना, जो सबसे ज्यादा सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है। हालांकि इसके साथ में आपका चिंतन भी रहता है और भी रहते हैं, बट सीटेट के एग्जाम में इतने आपके लिए काफी रहता है, ठीक है। तो आपके भाषा के चार कौशल होते हैं, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ये चार कौशल होते हैं। आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये भाषा के कौशल है जिसके माध्यम से हम अपने विचार को प्रकट कर रहे हैं, सुन रहे हैं। अब जो मैं यहाँ पर आपको चीजें पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब जो मैं चीजें यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूं, हिंदी के अंदर मैं आपको चीजें पढ़ा रहा हूं, मैंने कहा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस कंसेप्ट से आपके एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। तो मैं अपने विचारों को आपके सामने कैसे प्रस्तुत कर रहा हूं, मैं बोलकर कर रहा हूं ना। कैसे कर रहा हूं, मैं बोलकर कर रहा हूं और बोलने के साथ साथ मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं लिख भी रहा हूं। तो जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर अभिव्यक्त करे दूसरे के सामने, ठीक है, तो वो हो जाते हैं भाषा के कौन से कौशल हो जाते हैं, अभिव्यक्तात्मक कौशल हो जाएंगे। तो ये दोनों कौशल कैसे हो जाएंगे, ये दोनों कौशल हो जाएंगे आपके अभिव्यक्तात्मक कौशल हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, ये कौशल हो जाएंगे आपके अभिव्यक्तात्मक कौशल, अभिव्यक्तात्मक कौशल हो जाएंगे, ठीक है, यानी जिसमें हम अपने विचार को अभिव्यक्त करके दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं। दूसरी बात, आप लोग जो मेरी यहां पर वीडियो देख रहे हो, तो जो मैं चीजें यहां पर आपको पढ़ा रहा हूं, जो चीजें मैं यहां पर लिख रहा हूं, उसको आप लोग कैसे ग्रहण कर रहे हो, कौन से यहां पर कौशल का यूज करो। तो आप लोग मेरी बात को सुन रहे हो और जो मैं यहां पर लिख रहा हूं उसको यहां पर पढ़ रहे हो, तो आप लोग जो मेरे विचारों को यहां पर क्या काम कर रहे हो, इन कौशलों के माध्यम से ग्रहण कर रहे हो, तो ये हो जाते हैं आपके ग्रहणात्मक कौशल।
क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपके गणनात्मक कौशल, यानी कि आपकी रिसेप्टिव स्किल, यानी कि आप लोग इन स्किल के माध्यम से यहां पर चीजों को, विचारों को, इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हो, तो आपकी रिसेप्टिव स्किल हो जाएगी, प्रोडक्टिव स्किल हो जाएगी। ठीक है, अब आप लोग मुझे एक बात देखना, ठीक है, ध्यान से सुनना इस बात को। ये भाषा के जो कौशल होते हैं, बेसिकली 4 कौशल के ऊपर मैं बात कर रहा हूं सबसे ज्यादा। ये भाषा के चारों कौशल क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, आपस में अंतर संबंधित होते हैं। ठीक है, आपस में क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, यानी कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं। देखिए जो छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा जब कोई बात को सुनता है तो सुनने के बाद फिर वो बोलता भी है, चाहे कैसे भी बोलता हो। मान लीजिए बच्चे की भाषा विकास की बात हो रही है, 6 महीने का बच्चा है, तो 6 महीने का बच्चा बबलिंग यानी बबलाना शुरू कर देता है, बा दा पा बा बा, इस प्रकार से। ठीक है, तो बच्चा अगर कोई चीज को सुन रहा है तो सुनने के बाद फिर वो बोल भी तो रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, ये आपस में अंतर संबंधित होते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूं तो मैं यहाँ पर, आप लोग पढ़ भी तो रहे हो ना यहाँ पर, तो आपस में संबंधित होते हैं। बट आपको ध्यान रखना है कि ये आपके एक क्रम के अनुसार नहीं सीखे जाते। किसके, ये आपके एक क्रम के अनुसार नहीं सीखे जाते। इसके ऊपर बहुत बड़ा विवाद है। जैसे अगर मैं सीटेट की बात करूं तो सीटेट के अंदर जितने भी मतलब आज तक ये मतलब इस विवाद का जो क्वेश्चन की, जो मैंने इसको मतलब मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा मैंने ही पहले इसको सोल्व आउट किया था। पहले एग्जामिनर क्या काम करता था, उसने 1-2 बार अपने आंसर की में दे दिया कि भाषा के जो चारों कौशल होते हैं वो एक क्रम के अनुसार नहीं चलते, यानी बच्चा पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, लिखेगा। बट यार एक बात बताओ, ऐसा जरूरी थोड़ी है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, सुनना नो डाउट आपकी पहली की स्किल होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सीटेट के एग्जाम में पूछा गया कि आपकी भाषा कौशल का पहला कौशल कौन सा होता है, पहली स्किल कौन सी होती है। सबसे पहला बच्चा सुनता ही है। ठीक है, लेकिन उसके बाद मान लीजिए बच्चा बोलने की जगह किसी चीज को पढ़ रहा है, या मान लीजिए पढ़ने से पहले बच्चा लिख रहा है, तो ये आपको एक क्रम के अनुसार नहीं सीखे जाते, अगर मैं सीटेट के एग्जाम की बात करूं। लेकिन यही क्वेश्चन आपके DSSB के अंदर आया था। ठीक है, जो आपके जो वाले एग्जाम होते हैं वहां पर भाषा के चारों कौशल एक क्रम के अनुसार सीखे जाते हैं। वहां उन्होंने भाई साहब ने उसको ठीक मान लिया। अब आप चैलेंज करें तो किसको चैलेंज करें, सीबीएसई बोर्ड वालों को चैलेंज करें, DSSB के यहाँ पर थ्रू चैलेंज करें। तो आपको ध्यान रखनी है, अगर किसी पर्टिकुलर मनोवैज्ञानिक की बात आ जाए, आपके सीटेट के एग्जाम में आ जाए, तो आपको ध्यान रखनी है कि ये क्रम के अनुसार नहीं चलते, क्रम के अनुसार ही आपके सीखे नहीं जाते जो भाषा के 4 कौशल होते हैं। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी। ये था सबसे आसान चीज जो अभी तक सीटेट के एग्जाम में पूछी जाती थी। अब हम बात करते हैं डिफिकल्ट चीज की। अब क्या होगा सर, अब डिफिकल्ट चीज आई है। जी हाँ, ये जो पैटर्न आया ना, ये आया अब आपका अच्छा पैटर्न आया, अच्छे क्वेश्चन आए। तो ये तो लड्डू सी चीज थी जो आई होप आपको पता होगी। अब इसने यहां पर बात करी है लिखने की बात करिए, तो इन 4 कौशल में से एक कौशल हम लोग लेंगे, लिखने वाला कौशल लेंगे। कौन सा, इन कौशल में से हम एक कौशल लेंगे लिखने वाला। तो अब हम लोग बात करते हैं लेखन कौशल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अब हम लोग यहां पर बात करते हैं लेखन कौशल की बात करते हैं। किसकी, अब हम लोग बात करते हैं यहां पर लेखन कौशल की, जिसके बारे में बात कर रहा है, जिसके माध्यम से लिखकर हम अपने विचार को व्यक्त कर रहे हैं। जैसे मैं लिखकर अभी आपके सामने क्या काम कर रहा हूं, विचार को व्यक्त कर रहा हूं। ध्यान से सुनते जाना, 1 मिनट का काम है, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। लेखन कौशल के आपके 2 प्रकार होते हैं। लेखन कौशल के आपके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका उत्पादक कौशल, एक होता आपका उत्पादक कौशल, यानी कि आपका प्रोडक्टिव आपका स्किल होती है। एक होता आपका प्रक्रिया कौशल, सबसे ज्यादा एग्जाम में ये वाला पूछा जाता है आपका प्रक्रिया कौशल। ठीक है, यानी आपकी प्रोसेस स्किल होती है। यानी जब हम लिखने के कौशल को, यानी जो हमें लिखना आता है, उसको हम लोग क्या काम करते हैं, कई सारी प्रक्रियाओं से गुजारते हैं। आपके सीटेट के एग्जाम में सिंपल सी इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका प्रक्रिया कौशल होता है वो क्या होता है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि लिखने को लिखने के द्वारा सीखना, क्या, लिखने को लिखने के द्वारा सीखना, ये होता है आपका प्रक्रिया कौशल। लिखने को लिखने के द्वारा सीखना जो होता है, ये होता है आपका प्रक्रिया कौशल होता है। ठीक है भाई, हमें लिखना कैसा आएगा, जब हम लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो हमें लिखना आएगा। अब यहां पर देखिए जो प्रक्रिया कौशल होता है, जो हम लोग लिखते हैं या लिखने का कौशल हमारे अंदर विकसित होता है, वो कैसे होता है, जरा उसके ऊपर यहां पर नजर डालिए। देखिए अब मैं आपको ध्यान से बताता हूं, ध्यान से सुनते जाना। मान लीजिए आपको कोई लेखन करना है, कोई लेख लिखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी के ऊपर लिख लो। ठीक है, मेरे ऊपर लिख लो, मेरे ऊपर बढ़िया रहता है, मैं हर बार बच्चों को बताता हूं, मेरे ऊपर आपको कोई लेख लिखना है। तो मैंने कहा कि चलो भाई मेरे बारे में लेख लिखो, अच्छी अच्छी बातें मेरे बारे में लिखो, तारीफें मेरे बारे में लिखो। तो मैंने आपको कह दिया एक लेख लिखो। ठीक है, मेरे ऊपर लेखन आपको करना है। तो मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन पूछा, यानी आपके सामने समस्या दी, और उसके बाद कहा कि मेरे बारे में लिखो। तो आप लोगों के माइंड के अंदर क्या आई, अरे भाई सचिन सर के बारे में लिखनी है, अरे अभी लिखता हूं कि सर ये तो बहुत अच्छे है, ये करते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, पढ़ाते अच्छा लगा, ठीक है, टीचर बनाते कराते। तो आपके माइंड के अंदर एकदम क्या हो गया, विचारों का तूफान आ गया, यानी जिसको कहा जाता है आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग कहा जाता है। तो प्रक्रिया कौशल में आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले बच्चे के विचार माइंड के अंदर आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग स्किल विकसित करनी है, जिसको कहा जाता है आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी लैंग्वेज यानी हिंदी के अंदर कई बार पूछा गया है। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है आपका मस्तिष्क उद्वेलन विधि। क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका मस्तिष्क उद्वेलन विधि, इसका मतलब होता है यानी जब विचारों का तूफान आ जाता है। ये तो नाम है ना ब्रेन स्टॉर्म, यानी ब्रेन के अंदर तूफान आ गया, स्टॉर्म आ गया, तो आपके माइंड के अंदर तूफान आ गया। ठीक है, 2-3 के बीच में कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे गलत तूफान आया होगा कि आप देखो आज सचिन सर की खटिया खड़ी करते हैं, ऐसा ऐसा लेख लिखेंगे। ब्रेन स्टॉर्मिंग होने के बाद आपने क्या काम कर दिया, आपने एक रूपरेखा बना दी। क्या करा दी, दूसरे नंबर पर आपने एक रूपरेखा बना दी। ध्यान से सुनते जाना, पूरा बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, एक क्वेश्चन के माध्यम से देखो मैं आपका पूरा समझा रहा हूं। आपने फिर एक रूपरेखा बना दी, यानी कि आपने एक आउटलाइन तैयार कर दी। आउटलाइन तैयार कैसे कर दी कि भाई ये लेख लिखूंगा, यहां सचिन सर की तारीफ लिखूंगा सारी, इतनी सारी, ये पूरा बोर्ड भर दूंगा, इतनी जगह कोने में जगह दिख रही है इनकी 1-2 बुराई लिख दूंगा, और कुछ इनके लिए कुछ सुझाव होगा तो यहां थोड़े में लिख दूंगा, वरना अपने सचिन सर के लिए सारे में तारीफ लिखूंगा। तो आपने एक रूपरेखा बना ली। ठीक है, ऐसी करना सारे के सारे। ठीक है, रूपरेखा बनाने के बाद फिर आपने क्या काम करा, फिर आपने एक बना
लिया, ड्राफ्ट बना लिया। आपने क्या काम करा, आपने बना लिया, ड्राफ्ट बना लिया, यानी कि आपने एक मसौदा तैयार कर लिया। जैसे भी आपका इनसेप 2022 का भी आपका ड्राफ्ट आया, अभी पूरी तरीके से आपका नहीं आया, तो तभी आपके एग्जाम में इनसेप 2005 से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। उसी प्रकार मान लीजिए मुझसे जुड़ा हुआ आप लोगों ने ड्राफ्ट बना लिया कुछ भी, ठीक है। अब ड्राफ्ट बनाने के बाद चौथे नंबर पर क्या काम करोगे, यार जगह नहीं बची, यहां लिख रहा हूं, ठीक है। चौथे नंबर पर आप लोग क्या काम करोगे, फिर इसकी पुनरावृत्ति करते हो, रिपीटेशन इसका करते हो, ठीक है। कि ड्राफ्ट के अंदर यार कोई ऐसी बात तो नहीं लिख दी, कभी सचिन सर नाराज हो जाए या हमें कुछ बक बका दे उल्टी सीधी कहने पर, तो आप इसकी फिर पुनरावृत्ति करते हो, ठीक है। और उसके बाद करते हो यहाँ पर 5वें नंबर पर आप लोग करते हो प्रूफ रीडिंग। क्या काम करते हैं, प्रूफ रीडिंग। जैसा मान लीजिए आप लोग लिख रहे हो यहाँ पर कि सचिन सर बहुत अच्छे सर है, और सर की जगह अगर लिख दो सचिन सर बहुत अच्छी मैडम है, तो सारा नाश हो जाएगा, एक वर्ड के अंदर सारे नाश हो जाएगा। तो प्रूफ रीडिंग कर लेना कि सही सही शब्द सही सही प्रकार से आप लोग लिखते जा रहे हो, ठीक है। और जो छठा और इसका अंतिम जो आपका स्टेप होता है वो होता है आपका फाइनलाइज करना, ठीक है। यानी फाइनल आपका राइटिंग होगी, जिसको आप लोग बोलते हो कि फाइनलाइज करना, ठीक है। फाइनलाइजिंग इसका लास्ट हो जाएगा कि सर हमने आपके बारे में ये सारी तारीफ लिखी है, एक दो बुराई भी लिखी है, ठीक है। इनका ध्यान रख बुराई वालों का, लिख रहा है कोई सा, नजर रखियो, ठीक है, अभी बताएंगे उसे। तो ये पूरी की पूरी आपने क्या काम करा, ये आपने लेखन का प्रक्रिया कौशल हो गया, यानी जो आपने मेरे बारे में लेख लिखा वो इस प्रकार से प्रक्रिया यानी एक प्रोसेस के थ्रू आपका चलता गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रक्रिया कौशल। और इसके बाद जो आपका उत्पादक कौशल है, प्रोडक्टिव स्किल है, इसके बाद जो आपका ये प्रोडक्ट बना, उत्पाद बना, जिसके माध्यम से मेरे पास आया, आपके पास आया, जो आपको ग्रहण हुआ, वो आपका प्रोडक्टिव स्किल के अंदर आ जाएगा। क्वेश्चन उसने कहा है कि लिखना सीखने के लिए शिक्षार्थी कई चरणों से गुजरता है, तो यहां पर इसमें क्या कहा जाएगा, लेखन का उत्पादक उपागम या लेखन का प्रक्रिया उपागम। तो लेखन का क्या हो जाएगा, कई चरणों से यहां पर बच्चा गुजरता है, तो लेखन का प्रक्रिया उपागम यानी कि आंसर नंबर सेकंड आपका ठीक हो जाएगा। आई होप आप लोग मेरी बात को यहां पर समझे होंगे। इसलिए मैंने कहा जो आसान क्वेश्चन थे वो इस टाइप के यहां पर आते हैं, लेकिन जो अच्छे और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है अब एग्जामिनर यहां से आपके सामने पूछने लग गया। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। इसलिए मैंने कहा था कि भाई मैं चीज आपको बहुत डिटेल में पढ़ाता हूं, एक क्वेश्चन से मेरे कई सारे क्वेश्चन, कई सारे कंसेप्ट निकलते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तारीफ किस किसने लिखी है एक बात देख तो लो, ठीक है। सर आप हैंडसम हो, आप बेस्ट हो, बहुत बढ़िया। सचिन सर मैडम है, ओए ये कौन सा भाई, सर पेन थोड़ा पतला कर लीजिए, अच्छा आप तो सीटेट के किंग हो, गुरु हो, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मन खुश हो गया भाई। चलो भाई मन खुश हो गया। चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा सामने आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर अब आप लोगों को देना है। तो चलिए बताइए मेरे साथ, अब इसका आंसर यहाँ पर दीजिए, ठीक है। झूठी तारीफ कर रहे हो या वैसी लगे पड़े हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, 10वां क्वेश्चन, इसके बारे में यहाँ पर नजर डालते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर नजर डालते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, अनुमान लगाना, गैस करना, अवधारणा मानचित्र यानी कि आपका कंसेप्ट मैप। सबसे पहले मैं आपको यही समझा देता हूं कि जो आपका कंसेप्ट मैप यानी कि अवधारणा मानचित्र क्या होता है। जैसे मैंने कहा था कि भाई आप लोग अपने सीटेट के एग्जाम की तैयारी करने आगे, तो सीटेट के बारे में जो इसका कंसेप्ट होता है कि भाई हम 150 में से इतने नंबर पर पास हो गए, इसके लिए हमें जो तैयारी करनी है हमें सचिन सर से करनी है, ये चीज हमें पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है, अगर कुछ नहीं करना इनका बैच ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपके माइंड के अंदर ये छोटे छोटे कंसेप्ट बने हुए, ये बने ना छुटकू छुटकू से, ये आपका मस्तिष्क आलू जैसा, ठीक है। अब क्या होगा सर आपका भी ऐसी है, भाई सभी का ऐसी है, जब मेरी ड्राइंग ही बेकार है। तो आपके माइंड के अंदर छोटे छोटे कंसेप्ट बने होते हैं और सभी आपस में जुड़े होते हैं। मान लीजिए मैं हूं, छोटा सा कंसेप्ट मेरे बारे में बनाया हुआ है, मेरे से जुड़ा हुआ है कंसेप्ट सीटेट का कि भाई सीटेट का एग्जाम पास करना है, सचिन सर बहुत है, करवा देंगे हमारा अच्छे तरीके से, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी हमें जॉब लेनी है, तो तब तक इनको पकड़ के रखना पड़ेगा। यहाँ पे पीवाईक्यू का कंसेप्ट बना रखा है, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस है, एनसीईआरटी का कंसेप्ट है। तो आप लोगों के माइंड के अंदर बचपन से लेकर यानी पैदा होने के बाद से लेकर अभी तक के पता नहीं कितने कंसेप्ट बने हुए और अलग अलग व्यक्ति जगहों के बारे में आप लोगों ने कंसेप्ट बनाए हुए। तो ये होता है आपका कंसेप्ट मैप होता है, जो बच्चा अपने माइंड के अंदर यहाँ पर कंसेप्ट बनाता है, ठीक है। उसके अलावा आपका है नोट बनाना। अब चलिए इसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर जो इसके बारे में मैच दी फॉलोइंग करना है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर नजर डाल लेते हैं, करते हैं इसको मैच दी फॉलोइंग, ठीक है। देखिए पहला यहां पर दिया हुआ है कि प्रतिरूप और नियमितता को देखना। किसकी बात कर रहा है, प्रतिरूप और नियमितता को देखने की यहां पर बात हो रही है। देखिए सिंपल से एक बात होती है, प्रतिरूप यानी मॉडलिंग की बात हो रही है। जैसे सीटेट के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो पैटर्न आता है उसी से जुड़ा हुआ मैं पैटर्न आपको करा रहा हूं। यहां पर चीज आपको गैस करवा रहा हूं, आंसर लगेगी क्या, इसका आंसर ठीक होगा। तो प्रतिरूप और नियमितता हो जाएगा आपका अनुमान, हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका अनुमान। दूसरा है कि पाठ्य सामग्री के मुख्य विचार, जो आपके सीटेट के एग्जाम के अंदर जितने क्वेश्चन आते हैं इसके मुख्य विचार को मानचित्र के रूप में प्रदर्शित कर रहा हूं। तो मानचित्र तो नहीं कर रहा, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से प्रदर्शित कर रहा हूं। यहां पर तो मानचित्र आ गया, तो ये हो जाएगा आपका अवधारणा मानचित्र यानी कि आपका कंसेप्ट मैप आ जाएगा। अगली बात कर रहा है कि पाठ्यक्रम में दी गई मुख्य सूचनाओं को अपने शब्दों में यहां पर लिखा जा रहा है। किसमें, अपने शब्दों में लिखा जा रहा है। तो देखिए सिंपल सी एक बात समझनी है, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं बस सीटेट के अंदर मेरे वाले नोट्स ले लेते हैं, उसके अलावा कुछ पढ़ते नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे भी कर होंगे, जितनी चीजें मैं आप लिख रहा हूं पढ़ा रहा हूं साथ के साथ अपनी कॉपी के अंदर भी लिखते जा रहे होंगे, यानी अपने खुद के नोट्स बना रहे होंगे। यानी जो मुख्य सूचना है उसको अपने शब्दों में अपनी भाषा में लिखकर आप लोग क्या बना रहे होंगे, अपने नोट यहां पर बना रहे होंगे, ठीक है। आई होप आप लोग बना रहे होंगे, क्योंकि नोट्स बनाओगे उसके बाद जॉब लगने के बाद फिर नोट बनाओगे, ठीक है। और बचा ये आपका कि एक समान लगने वाले बिंदुओं को एक समूह में रख रहे हो, यानी कि क्लासिफिकेशन करो, वर्गीकरण करो। तो इस प्रकार से आपका मैच द फॉलोइंग आपका बन गया, ठीक है। आई होप आप लोग इसके बारे में समझ गए होंगे। अभी जो आपका पेपर हुआ था उसके अंदर भी इसी प्रकार का मैच द फॉलोइंग आया था। चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर डालते हैं नजर, ठीक है। ठीक है सर, यू आर बेस्ट टीचर। ये क्या क्या बनाते रहते हो, सीटेट किंग, सीडीपी की किंग, ठीक है। मुझे बड़ी अजीब सा लगता है जब किंग किंग बनाते हो। झूठी तारीफ करने में लगे रहते हो है या सही में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है निपुण भारत मिशन। अच्छा जब तक कमेंट बॉक्स में मुझे निपुण की फुल फॉर्म बताओ कि निपुण की फुल फॉर्म क्या होती है, निपुण क्या होता है। निपुण भारत मिशन के लक्ष्य को
लक्ष्यों के अनुसार क्लास 3 के अंत तक साक्षरता यानी लिटरेसी के लिए बुनियादी साक्षरता व गणित के अधिगम के उद्देश्य क्या होंगे। ठीक है, अब कुछ बच्चों को यहाँ पर कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रही होगी, अब जरा आप लोग समझ के देखना, मैंने आप लोगों के लिए फोटो भी ली थी, उसके माध्यम से समझाता हूँ। कहा गया भाई हमारा निपुण, ठीक है, इसके ऊपर पूरा फोकस किया जा रहा है, चाहे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो। स्टेट गवर्नमेंट ने क्लियर रखा हुआ है निपुण भारत लक्ष्य कि हमें इन निपुण के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। अब होते क्या है, क्या नहीं है, और क्या इसके अंदर कमी आ रही है, वो थोड़ा सा डिटेल में देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आपकी सभी चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए निपुण भारत लक्ष्य की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। एनईपी 2020 में एक कंसेप्ट दिया हुआ है आपका एफएलएन का, जो आपके सीटेट के एग्जाम में भी पूछा जाता है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का एक कंसेप्ट था, ठीक है, जिसको मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, एनईपी 2020 के अंदर आपको कराऊंगा। एफएलएन के अंदर यही बात कही गई थी कि हम बच्चों को कुछ भी ना हो, क्योंकि हमारे देश के अंदर क्या होता है, जब बच्चा स्कूल में जाता है तो कुछ समय के बाद भी स्कूल को छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट की समस्या स्कूल के अंदर बनती है। लड़कियों को स्कूल के बाद, प्राइमरी शिक्षा के बाद उनको घर के काम में लगा दिया जाता है, या उनकी शादी करा दी जाती है बहुत कम एज में, 18 से कम एज के अंदर ही उनका रोका हो जाता है, शादी हो जाती है, ठीक है, मैंने खुद देखा इस चीज को। उसके अलावा छोटे बच्चों को खेतों में ले जाते हैं, वहां काम करा देते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं अपने घर के अंदर काम करवा देते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या काम करा कि यार हम बच्चों को कुछ भी ना सही, कम से कम पढ़ना लिखना के बारे में तो बच्चों को बता ही दे, ताकि अपना वो साक्षरता जो रेट है हमारी वो तो बढ़ जाए, साक्षर तो हो जाए। तो उसके लिए आपका एफएलएन प्रोग्राम चलाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट ने इसी की तर्ज पर एक आपका प्रोग्राम लॉन्च करा, निपुण भारत मिशन। निपुण की फुल फॉर्म आपके सामने लिखी हुई है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड आपका न्यूमरेसी, ठीक है, ये आपकी निपुण की फुल फॉर्म है, कई बार आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। निपुण का बेसिकली मतलब आपको समझना है, निपुण बेसिकली, निपुण के अंदर बात करी जाती है 3 आर की बात करी जाती है। क्या करी जाती है इसके अंदर? 3 आर की बात करी जाती है, रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक नॉलेज, यानी पढ़ना लिखना और बच्चों को संख्याओं की नॉलेज देना, इसकी बात आपका निपुण करता है। एफएलएन के बारे में एनईपी 2020 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने ये जो पढ़ना लिखना और संख्याओं की नॉलेज की बात यहां पर करी, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इसकी जो टाइम डेट दी थी वो दी थी 2025। खुद सीबीएसई वालों ने क्वेश्चन के अंदर ये डेट गलत डाल दी थी, ठीक है, देख लो, मतलब सीबीएसई वाले भी ऐसी बात नहीं, गलती नहीं करते, गलती कर देते हैं। लेकिन जब निपुण भारत आया तो निपुण लक्ष्यों की बात यहां पर आई, तो ये जो टाइमलाइन दे दी यहां पर, ये दी थी आपकी 2026 दे दी, 2026 से 27 आप इसको लिख सकते हो कि 2026 तक हमें निपुण भारत के लक्ष्यों को यहां पर प्राप्त करना है। अब ये लक्ष्य क्या है, ये सामने आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे लक्ष्य है, जहां से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, जो अभी आपका पूछा गया था, और यही से मोस्टली मतलब निपुण भारत के लक्ष्य आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो यहां पर लिखा हुआ है 100% 2026 से 27 तक यह लक्ष्य हमें प्राप्त करने हैं। यानी जब आप लोग टीचर बन जाओगे या अभी भी आप लोग पढ़ोगे तो ये लक्ष्य आपको प्राप्त करने हैं। कौन कौन से लक्ष्य है, जरा उसके ऊपर यहां पर नजर डाल लेते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर अगर बात हो रही है भाषा की यानी लैंग्वेज की बात हो रही है, और यहां पर आपके मैथमेटिक्स यानी कि गणित की बात हो रही है। अगर बात करें बाल वाटिका की बात करें, आपको पता है जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसके अंदर जो आपकी पहली स्टेज है फाउंडेशनल स्टेज, उसी के अंदर आपकी आंगनवाड़ी या बाल वाटिका के नाम से जिसको जाना जाता है, जहां पर बच्चा 3 साल के बाद ही पढ़ना स्टार्ट कर देगा। तो अगर भाषा की बात हो रही है तो बच्चा 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ ले। अगर बच्चा इसको नहीं पढ़ पा रहा तो समझ लो निपुण भारत के लक्ष्यों को प्राप्त यहां पर नहीं कर पा रहा है। यहां पर एक टीचर की जिम्मेदारी होती है कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करे वो, ठीक है। उसके अलावा क्लास फर्स्ट की बात करें तो उसमें 4 से 5 सरल शब्द वो पढ़ लेता हो। क्लास सेकंड की बात करें तो 45 से 60 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ लेता हो। क्लास थर्ड की बात करें तो कम से कम 60 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ लेता हो, ठीक है, अर्थ के साथ भी यहां पर पढ़ता हो जब बच्चा क्लास थर्ड के अंदर यहां पर आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से मैथमेटिक्स की बात करें तो बाल वाटिका के अंदर बच्चा 10 तक के अंकों की पहचान कर ले, पढ़ ले, और आपका क्या काम कर ले, अरेंजमेंट सीख ले चीजों का, ठीक है, उल्टा बड़ा छोटा बड़ा इस प्रकार से चीजों को सीख ले। जब बच्चा क्लास फर्स्ट में आएगा तो 99 तक की संख्या पढ़ लिख ले और जोड़ और घटा के बारे में बच्चा सीख ले। क्लास सेकंड में आएगा 999 तक की संख्या को पढ़ो लिख ले और 99 तक की संख्याओं का यहां पर घटाव कर ले। और क्लास थर्ड के अंदर अगर बच्चा आएगा, जो एग्जामिनर ने हमसे क्वेश्चन पूछा है, एग्जामिनर ने हमसे क्वेश्चन पूछा है कक्षा 3 के अंत तक साक्षरता पूछा, यही पूछा है ना, तो अगर बच्चा क्लास थर्ड में आ जाएगा 9999 तक की संख्या को पढ़ लिख लेता हो और सरल गुना यहां पर आपका कर लेता हो, ठीक है। तो ये आपके निपुण भारत के लक्ष्य है, जिसके लिए टीचर बहुत लगे पड़े, उसके ऊपर प्रेशर रहता है, अधिकारियों का प्रेशर रहता है। बहुत से टीचर ऐसे जो निपुण भारत लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद पता है पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स इतने चालू होते हैं, टीचर ने पूरी मेहनत करी बच्चों के ऊपर कि मैं निपुण भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करा, इतनी चीजें मैंने बच्चों को आपने सिखा दी। अब पता है उसके बाद पेरेंट्स क्या काम करते हैं, सरकारी स्कूल में जब ये चीज टीचर उसको पूरी कर देता है तो प्राइवेट स्कूल के अंदर भेज देते हैं बच्चों को, और प्राइवेट स्कूल के अंदर जाकर जो बच्चा जब इतनी चीजों को पढ़ लेगा, लिख लेगा, समझ लेगा, तो प्राइवेट स्कूल के अंदर जाकर तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो वहां पर वो किसका बच्चा हो जाता है, प्राइवेट स्कूल का हो जाता है। मेहनत किसकी, सरकार की मेहनत, और इसके साथ में किसने करी, पूरे टीचर ने करी उसके साथ में, और फल कौन ले गया, प्राइवेट स्कूल ले गया। तो इसके ऊपर टीचर्स का काफी विरोध हो रहा है, मेहनत हम कर रहे हैं और फल प्राइवेट वाले लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ गए निपुण भारत के लक्ष्य। तो आपको एक बात इसके अंदर देखनी है कि क्लास 3 के अंत तक कौन सी चीजों को बच्चा कर लेता है, उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। देखिए अगर मैं यहां पर ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि 1 मिनट में कम से कम 60 शब्द समझ लेता है। कितना? 1 मिनट के अंदर कम से कम 60 शब्द समझ लेता है। क्लास थर्ड की अगर मैं बात करूं, न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ लेता है और अर्थ के साथ पढ़कर उनको समझ लेता है। तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा, फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा। कौन सा? फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, आप लोग लग रहे हो, आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा। मैंने आपको मतलब अच्छी तरीके से निपुण भारत के बारे में बताया, यहाँ से मतलब भर भर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, खासकर जब पेपर आपका ऑनलाइन होता था, ठीक है। तो ये आपको डिटेल में समझ में